देखिए मैंने सुना है और लोग कहते भी हैं कि बहुत मजबूत लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। मेरी आँख का आँसू ना तो मेरी कमज़ोरी थी ना मेरी सियासत, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे सियासत में उसकी कोई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो मेरी आँख से निकला हुआ आँसू, एक औलाद की आँख से निकला आँसू अपनी वालिद की तबीयत के लिए था, इसके अलावा उसका कोई और मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विरोधी थे, उनको एक तरह से उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो ठिकाना लगाने की कोशिश की। उनमें आजम खान साहब रामपुर से सांसद और कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुस्लिम राजनीति के एक बड़े टाइटन माने जाते रहे, बल्कि मैं सिर्फ उनको मुस्लिम राजनीति में समेटना नहीं चाहती, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर्स हैं, जिन लोगों ने मिलकर बनाई ये पार्टी मुलायम सिंह यादव के अलावा, उसमें आजम खान साहब भी एक हैं। तो आप ये समझिए कि कितने महत्वपूर्ण वो नेता हैं कि जिस पार्टी जिसने जिसने कई बार राज किया उत्तर प्रदेश पर और जो बड़े कंपेटिटर के तौर पर, अकेले चैलेंजर के तौर पर उभर रही है भाजपा के लिए, वो समाजवादी पार्टी आज 2022 में भी तमाम तरह की जो सैफरन जिसे आंधी कहते हैं उसके बावजूद भी किस तरह से जो आजम खान है उन्होंने 2019 में, जबकि एक तरह से बिल्कुल सुपला साफ, जिसे हम हिंदी की भाषा में कहते हैं, टीवी चैनल कहते हैं सुपला साफ हो गया बाकी ऑपोजिशन का, उस आंधी के बावजूद भी अपनी सीट वो बचा के ले गए और 5 सीटों में एक सीट जो है वो आजम खान की थी, समाजवादी पार्टी को जो मिली। उसके बाद जिस तरह का सुलूक पिछले दिनों में हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला आजम हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे अब्दुल्ला आजम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो भी लगभग 2 साल सीतापुर की जेल से में गुजारने के बाद अब जमानत पर रिहा हुए हैं। इतने केसेस उनके पास हैं, इतने दर्जन केसेस पूरे परिवार पे लगाए गए। आजम खान अभी भी जेल में मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द वायर पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये रिहाई जो अभी आप बाहर आए हैं, कैसी महसूस हो रही है? दुनिया बदल गई है क्या 2 साल में? दुनिया इस कदर बदली कि 2 साल बाद अपना घर भी अजनबी सा लगा। और ये कहूं कि रिहाई की कोई खुशी नहीं बल्कि एक मजबूरी की रिहाई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी सियासी माहौल है। लेकिन एक बेटे के तौर पर रिहाई बहुत सख्त थी, क्योंकि अपने एक बीमार वालिद को एक 8 बाई 8 की कोठरी में छोड़कर आना, ये किसी भी औलाद के लिए बहुत सख्त काम है। और आजम खान दुनिया तो साहब कैसे बहुत हैं, उनकी देखिए, तबीयत? और क्योंकि दुनिया बहुत मैं ये जानती हूँ कि बिल्कुल एक तरह से उन्हें कोई करिश्मा ही था जिसने उन्हें बचा लिया। बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस उनको बिल्कुल हो गया। लगता नहीं था कि वो बच पाएंगे। अब उनकी तबीयत कैसी है? मैं आपसे अर्ज करूं, कल एक यहाँ पर मैंने वर्चुअल संवाद किया था, क्योंकि इलेक्शन वर्चुअल ही हो रहा है। तो मैंने उसमें भी ये बात कही थी, जब आजम साहब आईसीयू में थे तो उन्होंने एक रोज बहुत, जब तबीयत खराब हो गई तो बेहोशी की हालत में थोड़ी देर के लिए होश आया और मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटे, अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता तो मुझे जो कुछ भी हो वो घर जाकर हो। मैंने अपने मालिक से दुआ करी कि ऐ अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, मैं और भी काट लूंगा, बस तू मेरे वालिद की जिंदगी बख्श दे। और एक साहब थे मेदांता में, आजम साहब लगभग सबसे ज्यादा करीबन 5 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे, ऑक्सीजन पर रहे, आईसीयू में रहे। और आप ये कह सकती हैं कि टनों एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल उन्हें चढ़ी। तो एक साहब खुद ये कहते थे कि आजम भाई, पैसा, ताकत, इख्तिदार बहुत लोगों के पास होता है, दुआएं सबके पास नहीं होती। और मैं खुद ये मानता हूं कि किसी ऐसे ने अपने मालिक से दुआ करी मेरे वालिद की जिंदगी के लिए कि जिसकी दुआ वो मालिक भी नहीं टाल सका, और उनकी जिंदगी एक मोजे की तरह बच गई। बहरहाल लॉन्ग कोविड के असरात उन्हें अभी भी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन मजबूत हैं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और अभी तक जमीर नहीं बेचा है, मालिक ने चाहा आगे भी नहीं बेचा। आजम खान साहब अभी भी जेल में है, हफ्तों अस्पताल में गुजारने के बाद। आपको याद होंगी वो तमाम ब्रेकिंग न्यूज, जबकि बताया जा रहा था पल पल की जानकारी कि अब आजम खान की तबीयत कैसी है, लेकिन वापस उसी अवस्था में 70 साल से भी ज्यादा के इस व्यक्ति को, जो 9 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा और मंत्री रहे कई बार, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति आज हम देखते हैं उसको शेप करने वाले लोगों में से एक हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा इतिहास देखा जाए उसके बावजूद भी बता रहे हैं अब्दुल्ला आजम की बदतरीन तरीके से उन्हें जेल में रखा गया। अब्दुल्ला साहब, आपके ऊपर भी मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा मुकदमे हैं और पूरे परिवार के ऊपर 100 मुकदमे हैं, या इससे कुछ कम? पूरे पूरे नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर पूरे परिवार का आप हिसाब लगाएं
तो मेरे वालिद पर करीबन 100 मुकदमे हैं। मेरी वालदा जो पीएचडी हैं, प्रोफेसर रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, एमएलए हैं, उन पर करीबन 35 मुकदमे हैं। मैं खुद एमटेक हूँ, एमएलए था। अभी भी मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मेरे ऊपर करीबन 45 केसेस हैं। मेरे बड़े भाई हैं, उन पर केसेस हैं। मेरे ताऊ हैं, उन पर केसेस हैं। जो ऑथर भी हैं और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए थे। मेरी जो मेरे वालिद की बड़ी बहन मेरी फुप्पो हैं, वो भी ऑथर हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुई हैं, उन पर भी मुकदमे हैं। इवन आप यकीन नहीं मानेंगी, करीबन 10 साल पहले, 9 से 10 साल पहले मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरी दादी तक के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। उसके बाद जब मामला बढ़ा और अखबारात में आया, तो फिर पुलिस ने कहा कि ये गलती हो गई, वरना मेरी मरी दादी पर भी, जो 9 साल पहले, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, जो 9 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया था, उन तक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। बेहद अफसोस की बात है। और इन मुकदमों में भी मतलब आप ये देखिए कि बकरी चुराने से लेकर, मुर्गी चुराने से लेकर, और इस तरह के भद्दे मामलों में भी इस परिवार को फंसाया गया। यानी आप चाहें तो इस बात पर हंस सकते हैं और चाहें इस बात पर रोज सकते हैं कि आज की जो हमारी सियासत है, ऐसा लगता है कि जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं कि वो कभी बाहर नहीं आएंगे, गद्दी से कभी नहीं उतरेंगे, और दूसरी तरफ, टेबल के दूसरी तरफ वो कभी नहीं बैठे होंगे। मैं आज़म आपसे, अब्दुल्ला साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अकेले ऐसा नहीं है कि आप ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे समाजवादी पार्टी में, अकेले आपके पिता और आप ही नेता थे, उन लोगों के ऊपर तो इतना बुरा असर नहीं पड़ा। यादव परिवार के ऊपर तो हमने इस तरह की कोई ज्यादती नहीं देखी। देखिए, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है। वो लड़ाकर हुकूमत करना चाहते हैं। समाज के बीच नफरत पैदा हो, भाई भाई से लड़े, और जो किसी जमाने में अंग्रेजों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल। देखिए, आज मेरे ख्याल से मुल्क के सामने और बहुत से मसाइल हैं और बहुत से मसले हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे किसान हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा है, किसी एक मगरूर इंसान जो अपनी गाड़ी से बेगुनाह लोगों को कुचल दे, ऐसे लोगों के इंसाफ का मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। मेरे ख्याल से जो जिस लिए भाजपा ने ये सब कुछ किया था, उसकी मंशा सिर्फ ये थी कि समाज को बांटा जा सके। लेकिन आज अगर मैं इस बात को कहूं कि समाज के हर वर्ग ने, पूरी सोसाइटी ने इस बात का बहुत बुरा माना है कि आप किसी एक ऐसे परिवार को जिसके ऊपर आज से पहले जिसके पूरे खानदान में से कभी कोई थाने नहीं गया हो, उसको आपने लैंड माफिया, भैंस चोर, बकरी चोर, किताब चोर, मिट्टी चोर, पेड़ चोर, 16,600 रुपए की पैसे गले से चुराना, शराब की बोतलें चुराना, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होना, फर्जी पैन कार्ड होना, फर्जी पासपोर्ट होना, और एक ऐसे आदमी की तरफ से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया जिसको मैंने अपनी जिंदगी में, ना मैंने ना मेरे वालिद ने आज तक देखा नहीं कि वो कौन है। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि समाज को बांटा जा सके। लेकिन अब कम से कम मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं कहूंगा, कि कुछ मीडिया हाउसेस या कुछ आप जैसे इंस्टीट्यूशन, आप जैसे कुछ लोग अभी बाकी हैं, द वायर है या कुछ अखबारात हैं, द हिंदू, एनडीटीवी वगैरह, और बहुत से जो अभी भी चीजों को काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी है, जिनमें अभी भी सच बोलने की हिम्मत है। अब्दुल्ला साहब, मैं समझती हूँ कि आपके लिए हो सकता है कि पॉलिटिकली बहुत कन्वीनियंट सवाल ना हो सकता है कि आप इसका जवाब देना पसंद ना करें, और मैं समझूंगी अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तब भी मैं समझूंगी। आप चाहें तो इनकार कर सकते हैं सवाल का जवाब देने से, लेकिन मुझे पूछ जरूर लेने दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसको आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी दी, आपका पूरा परिवार लगा रहा, क्या उसने आपको तब सपोर्ट किया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? मैं आपको दिल पर हाथ रख के बताता हूं। मैंने इससे पहले किसी चैनल से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे लगभग यही सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि मदद दो तरीके की होती है, एक जो दिखाई जाए और की ना जाए, और एक मदद वो होती है जो की जाए और दिखाई ना जाए।
ये इशू भी उसी भारतीय जनता पार्टी ने अ, बनाया, या फिर कुछ ऐसे लोगों ने बनाया जो जाने अनजाने उसी की मदद करना चाहते हैं, ताकि आजम खान साहब और मेरे परिवार की उस पार्टी से दूरी हो या अखिलेश यादव जी के परिवार से दूरी हो। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि बहुत सी मददें ऐसी होती हैं, अ, और वो मदद ही क्या, हम जिस मजहब को मानने वाले हैं उसमें कहते हैं कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मदद की उन्होंने, और वो मदद की जो दिखाई नहीं, और बहुत से लोगों ने हमदर्दी दिखाई तो लेकिन की नहीं। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिस खैरात का आप जिक्र कर रहे हैं, आजम खान साहब को किसी खैरात की जरूरत नहीं थी कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना चले। मुझे ये बताइए, मैं समझती हूँ आप, अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने आपका साथ दिया, लेकिन दिखाई देने में क्या हर्ज था? यानी कि अपनी पार्टी का साथ देते हुए, अपनी पार्टी के देखिए, नेता अगर का कोई, साथ देखिए, देते हुए मैं एक दिखने में बात क्या हर्ज था? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात अर्ज करूं। अगर दिखाई देता तो लोग ये कहते हैं कि लो साहब अपनी पार्टी के इतने पुराने नेता की मदद करके दिखावा कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अगर मदद करनी थी तो खामोशी से की होती। और देखिए, ये मुकदमे ना तो अखिलेश यादव साहब ने लिखवाए, ना उनकी सरकार ने लिखवाए। तो हम किसी इंसान को बिला वजह किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने जो मदद करी, वो मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है। मैं नहीं कहना चाहता यहां पर, अ, दिखाना नहीं चाहिए। बस ये है कि उन्होंने जो मदद की वो हमारे उनके बीच बात रहे, वही बेहतर है। बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं आपकी बात पे यकीन ना करूं। इस पर ज्यादा सवाल मैं नहीं पूछना चाहती। अगर आप जी कह रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आप ही का ये मामला था, और अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी ने पूरी मदद की तो ये अच्छी बात है, और ये सवाल शायद यहीं पर इसको आराम मिल जाना चाहिए। अभी मैं जी। पढ़ रही थी टाइम्स नाउ की खबर, ये चैनल अलग बात है या नेटवर्क जिसको आप पसंद ना करते हो, लेकिन एक खबर उन्होंने नहीं चलाई नहीं, थी, मैंने करीब मैंने एक एक बात, दर्जन। नहीं नहीं नहीं, जी। माफ कीजिएगा। मैं किसी चैनल या किसी उसको नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी भी बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेज और सब हैं जो देखिए, दिखाते सब हैं। कुछ की अपनी मजबूरियां हैं, कुछ की अपनी नहीं है। ऐसी सियासत में भी क्या आपको ये लगता है कि चाहे मैं 100% आज के दौर में कोई ठीक नहीं, मैं भी 100% ठीक नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं कम है। ऐसे ही हर किसी की मजबूरियां हैं, सियासत करने वाले हर आदमी की मजबूरियां हैं। अगर मीडिया में या किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। आपको नहीं मालूम, अगर सच दिखाने वालों के साथ क्या होता है आपको नहीं मालूम। तो ये नहीं है कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद। कुछ लोग मजबूरियों से मजबूर हैं, और कुछ लोग मजबूती के साथ उन ताकतों का सामना कर रहे हैं। बस फर्क इतना है। नहीं अब्दुल्ला साहब, सवाल मेरा ये था कि उन्होंने जो खबर चलाई वो ये कि एक दर्जन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लेकर आजम खान साहब ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले और आप अखिलेश यादव से मिले। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने आपके इस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया। कोई सच्चाई है बिल, इस खबर में? बिल, बिल्कुल फर्जी खबर है। मैंने कहा ना, जिस मंशा के साथ ये सब कुछ हुआ था, वो मंशा उस तरीके से पूरी नहीं हो सकी, तो अब एक नया इशू बनाया गया। देखिए, आज चुनाव नफरत पर नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि किसके कितने कैंडिडेट हुए या किसके कितने कैंडिडेट नहीं हुए। आज सवाल ये है कि कितने को रोजगार मिला, कितने बेगुनाह किसानों की ठंडी डामर की सड़क पर सोने से मौत हुई, कितने लोग लखीमपुर खीरी में गाड़ी के टायर के नीचे बेगुनाह कुचल कर मार दिए गए, कितने लोगों का रोजगार चला गया, महंगाई कहां पर है, उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ। सवालात ये हैं, सवालात ये नहीं है। देखिए, क्योंकि सवालात के जवाब नहीं है, इसलिए ऐसे टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अब्दुल्ला साहब, मैं मुजफ्फरनगर में कुछ जो दंगा पीड़ित थे उन परिवारों से मैं मिल रही थी, और एक बात जो मुझे मेरे साथ रह गई वो ये थी, उन्होंने कहा कि देखिए आजकल की जो ये राजनीति है उत्तर प्रदेश में, खासकर जो बहुत ही मुस्लिम विरोधी राजनीति, इसमें कहने में भी अब कोई हर्ज नहीं है कि वाकई मुस्लिम विरोधी राजनीति थी। 80-20 की बात खुद आदित्यनाथ कह गए। तो उनका ये कहना था कि हमें
हमारी तो क्या हैसियत है जब हमारे बड़े बड़े नेताओं को, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, जब हमारे राजा को परेशान किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो हमारी क्या हैसियत है। यानी वो ये कहना चाहते थे कि वो लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जब उनको जेल में भेजा जा रहा है तो ये हमारे लिए भी एक संकेत है कि कोई भी सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके परिवार के साथ जो रवैया बरता गया, क्या वो सिर्फ इसलिए था कि आप एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, पॉलिटिकल कंपेटिटर थे, या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार की मुस्लिम पहचान इसमें एक बड़ी वजह रही? देखिए, सियासत में बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ले लीजिए तो 10, 12, 15 एक जीतता है, बाकी सब हारते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी सब मिलकर उस एक को बर्बाद कर दें। उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी सब मिलकर उसको मार डालें। और जो हालात कोई दूसरी पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी में आता है तो वारंट इशू हो जाते हैं, सबको पता है। किसके घर पे कौन सी फोर्स पहुंच जाए कुछ नहीं मालूम। तो ये तो एक नया ट्रेंड है। अच्छा, और ये ट्रेंड, मजे की एक अच्छी बात ये है कि ये ट्रेंड सिर्फ अभी नहीं है। सेंटर में जिस किसी की भी हुकूमत रही, उसने ताकत का उस तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन हाँ, स्टेट पॉलिटिक्स में मैं बहुत बचपन से सियासत को देख रहा हूँ। बहुत बचपन से मैंने सरकारें आती और जाती देखी हैं। लेकिन मैंने ये देखा था कि हर होली दिवाली एसपीडीएम आते थे जिले के, आप ऑपोजिशन में हो या कुछ हो, सलाम दुआ का फोन आता था, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन आया करते थे अगर आप ऑपोजिशन में भी हैं। हाउस से निकलने के बाद सब बात करते थे, एक दूसरे के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा दौर आया कि जब इस बात की तैयारी कर ली गई कि जो लोग हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ये जो लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, या जो लोग हमारी नफरत की विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। और इसका आप ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों के साथ इसकी ज्यादती हुई, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से किताबों के ऑथर्स और बहुत से लोग, बहुत से पढ़ने वाले बेगुनाह, बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे बिला वजह के मुकदमात में जेलों में भर दिए गए, और फिर अदालत ने उनके साथ इंसाफ किया और उन्हें बेल्स मिली और आज भी वो उनका ट्रायल फेस कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। बहुत से मीडिया हाउसेस के ऊपर मुकदमे हुए, बहुत से पत्रकार, अगर किसी ने सवाल कर लिया तो वो गिरफ्तार हो गया। ये कैसे इंसिडेंट्स नहीं हुए, सब हुए। तो ये सच है। ये समाज का हर वो वर्ग, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, जो लोग भी नफरत की सियासत के खिलाफ होंगे, आज की सियासत में जो लोग इख्तिदार में हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें किसी सूरत अगर ये हमारी तरफ नहीं आ सकते तो बर्बाद हो। उनके ऊपर तमाम मैं इल्जामात समझ रही लगेंगे हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या इसमें आपकी मजहबी पहचान भी एक एडिशनल बर्डन थी, एक और बोझ था कि हाँ, वो आपके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जिस तरह की पॉलिटिक्स करनी थी, जैसे मैंने कहा कि मैं जब वहां मिल रही थी लोगों से तो उन्होंने कहा हमारे नेता को भी नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या हैसियत है। मैं आपसे फरमाऊं कि मैंने कहा कि जो भी लोग, वो कोई हो, उनका अपना एक सेट एजेंडा है। उन्हें नफरत फैलानी है, लोगों को बांटना है। लेकिन आज मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और किसानों की खुशहाली की जरूरत है। नौजवानों के अच्छे भविष्य की जरूरत है, अच्छी यूनिवर्सिटीज की, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। अ, मेरे ख्याल से मुल्क में अब नफरत की कोई जगह ना रहनी चाहिए थी और न रहनी चाहिए है। जी। अब्दुल आजम साहब, जो आपका पहला संबोधन रहा, उस संबोधन में जिस तरह से हमने देखा कि आपकी आंख में आंसू आ गए, कई लोगों ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले यानी 2007 की बात बताई जाती है, जब आजम खान साहब, जो कि बहुत ही मजबूत और उस तरह के नेता माने जाते हैं कि जिनको शायद ये बहुत मुश्किल है कि पब्लिकली देखा जाए कि उनकी आंख में आंसू आ जाए,
वो भी रोए थे एक बार। उसके बाद हमने जो तख्ता पलट देखा था, मैं देख रही थी आपके साथ साथ बयान भी ये था, कार में आप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, आपने ये कहा कि जुल्म भी मिटेगा और जो जालिम है वो भी गद्दी से उतरेगा। क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं? एक बार आजम खां की आंख में आंसू आया, वो क्या वाकया था, वो क्या घटना थी, और अब आपकी आंखों में भी हमने देखा। देखिए, मैंने सुना है और लोग कहते भी हैं कि बहुत मजबूत लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। मेरी आंख का आंसू ना तो मेरी कमजोरी थी, न मेरी सियासत, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे सियासत में उसकी कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो मेरी आंख से निकला हुआ आंसू एक औलाद की आंख से निकला आंसू अपनी वालिद की तबीयत के लिए था। इसके अलावा उसका कोई और मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने 2 साल तन्हाई बैरिक में 8 बाई 10 की कोठरी थी, जिसमें 2 फीट का टॉयलेट था। 8 बाई 8 मेरे ख्याल से आज हमारे या कहीं पर भी किसी इंसान के घर का टॉयलेट भी शायद उस कोठरी से बड़ा हो। लेकिन कभी दिल में नाउमीदी नहीं आई, कमजोरी नहीं आई, कभी आंख में आंसू नहीं आया, और हमेशा यही सोचा कि नहीं, अ, ये वक्त गुजरेगा, अच्छा वक्त आएगा और अदालतें इंसाफ देंगी और एक ऐसा दौर आएगा जब इंसाफ खुद कहेगा। उस दिन जो आंसू आया कल, वो सिर्फ एक औलाद की फिक्र थी, उसके जज्बात थे, उसकी मोहब्बत थी और उसकी अपने वालिद की जिंदगी को लेकर फिक्र थी। इसके अलावा ना उसका सियासत से कोई लेना देना है और ना उसका किसी और चीज से कोई लेना। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मुस्लिम वोट को लेकर, जिसके एक नए दावेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में आ गए हैं। जैसे मैं कह रही थी कि 2 साल जब आप जेल में थे, उस दौरान काफी कुछ, उत्तर प्रदेश भी बदल गया, भारत भी बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। उनको लेकर काफी एक तरह का एक अट्रैक्शन, एक फैसिनेशन तो देखा जा सकता है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उनके वीडियोस वायरल होते हैं जब ये वो बोलते हैं। उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स होती है उनमें लाखों लोग आ जाते हैं। आप उनकी सियासत को कैसे देखते हैं? आपने 2 बातें कही, इसमें 2 सवालात हैं। फैसिनेशन या भीड़ आने का मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी। नंबर एक, मेरे ख्याल से लोग जब वोट डालने जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि आने वाले कल जब उनका कोई भी मसला होगा, कोई परेशानी होगी, तो 15 स्टेट पार करके कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वही उनकी मदद करेंगे। उन्होंने आए थे, यहाँ पड़ोस का जिला है मुरादाबाद, और ये कहा कि आजम साहब उनके वालिद के साथियों में से रहे, और मुझसे जब जेल से निकलते वक्त इस बात का सवाल भी हुआ, तो मैंने यही अर्ज किया कि अगर वो आजम साहब का इतना एहतराम करते हैं कि वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद उनके वालिद के साथियों में से रहे हैं, तो मेरे वालिद ने उनके लिए ये पैगाम भेजा है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आने वाले कल एक बड़े मकसद के लिए एक बड़े मकसद का बड़ा नुकसान हो जाए। एक बड़े मकसद का बड़ा नुकसान हो जाए। और मेरे ख्याल से लोग बिहार अभी नहीं भूले, और लोग बहुत समझदार हैं। मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज का जमाना है। 100 सीटें लड़कर कोई सरकार नहीं बना सकता, लेकिन 100 सीटों पर लड़कर सरकार बनाने से किसी को रोका जरूर जा सकता है। और जिस पार्टी की अपनी राज्य में 4 सीटें हों, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें कैसे जीत सकती है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब मैंने ये सवाल उनके प्रवक्ता से मैं पूछ रही थी, तो उन्होंने बड़ा एक उसका जायज और एक वाजिब जवाब दिया। उनका ये कहना था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सेक्युलर पार्टियां हमारे साथ गठबंधन कर लें। अगर, क्योंकि अलग अलग जब समाजों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, चाहे वो राजभर हो या वो पटेल हो या वो मौर्य हो, कुशवाहा हो, तो फिर मुसलमानों में इतनी क्या खराब बात है कि ओवैसी साहब के साथ जो है गठबंधन नहीं किया जा सकता? नहीं, वैसा देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं ना, जब जहां पर भी वो चुनाव लड़ने गए, वहां उनके पहुंचने से सबसे ज्यादा फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और बिहार में भी जो महागठबंधन के हारने की बहुत बड़ी वजह थी, वो लोगों के सामने है। और उनका ये सोच, देखिए ऐसी बहुत सी पार्टीज तारीख में भी आई जिन्होंने ये कहा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि हमें साथ क्यों नहीं लिया, ये ऐसा साथ क्यों नहीं हुआ, अ, इसका जवाब, उनका जो सवाल है उसी में उनका जवाब भी है। उनका जो सवाल है वही उनका जवाब भी है कि उन्होंने कुछ ऐसे हालात बना दिए कि उनके एजेंडे, ऐसा लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कम और उसकी मजबूत जीत को पक्का करने के लिए ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर बात को कहने का तरीका होता है। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, आप मुझसे अच्छा सवाल कीजिए, मैं अच्छे सवाल का आपको अच्छे से भी जवाब दे सकता हूं, और एक आप अच्छी बात कहें और मैं उस बात को बुरे तरीके से भी कह सकता हूं। तो उनकी तरफ से बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो अच्छी बातों को भी इतनी बुरी तरीके से कहते हैं कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो क्या आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं और कि दूसरी उनको और भाजपा दूसरी की जो बात, टीम है जिसको लेकर काफी मैं एक बात जी और भी कहूं, मैं एक बात और भी कहूं, अगर उनके प्रवक्ता ने कोई ऐसी बात कही है, तो मेरे ख्याल से इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर वो इतने ही मजबूत यहाँ पर हैं और वो एक ऑप्शन की तरह है लोगों के सामने, तो जो इम्तिहान मेरे घर पर गुजरे वो उनके ऊपर क्यों नहीं गुजरे? हम्म जो हम्म इम्तिहानात मेरी बुजुर्ग माँ ने दिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जो जेल में गिरी और कंधा टूट गया, जो 10 महीने तक तन्हाई महिला बैरिक में रखी गई, मेरे 9 बार के वालिद शायद उनसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। अ, मैं भी एमएलए था, बहरहाल जो भी हुआ मैं उस पे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, नहीं कहना चाहूंगा। अ, मुझे इंसाफ मिलेगा। उस मामले पे भी मैं ये कह दूं कि जो मैंने उम्र बताई थी वो तब भी सही थी, आज भी हम्म सही है और कल भी सही होगी, और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। उस दिन भी हम आप, मालिक ने चाहा, ऐसे ही किसी प्रोग्राम में होंगे और मैं आपसे कहूंगा कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि इंसाफ होगा। तो जी उनके ये सवाल प्रवक्ता से मुझे जब भी पूछना था, आप, अच्छा हुआ आपने इसका जवाब भी दे दिया और साथ साथ आखिरी ना में बस ये भी पूछ लेती मैं हूँ कि नहीं नहीं मैं अब उनसे क्या मैं प्लान है चुनाव का? अब दोनों, आप भी, आजम खान भी लड़ेंगे चुनाव और आप भी लड़ेंगे? जैसा पार्टी का हुक्म होगा हम वैसा करेंगे। लेकिन अगली बार जब आप उनके प्रवक्ता से मिलें तो मेरी तरफ से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो इम्तिहानात मेरे मेरे बेगुनाह परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे और रिश्तेदारों के साथ हुए, वो आपके साथ क्यों नहीं हुए? कोविड में भी जब आपके प्रोग्राम होते थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार रेड कारपेट बिछाती थी, और जब किसी और का प्रोग्राम होता था तो उत्तर प्रदेश पुलिस कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर लोगों को लाठियां मारकर भगा दिया करती थी। ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी।